हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आज एक आपके पास बेहतरीन चैप्टर के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सदिश विश्लेषण के जस्ट बाद आपको मिलेगा त्रिविमीय ज्यामिति का एक चैप्टर, तो आज वही चैप्टर मैं लेकर आया हूं। और इसके अपने हाथ से हैंड रिटन जो मैंने नोट्स बनाए थे, जिनके जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाटे थे कि जो बोर्ड एग्जाम में आए और कम से कम क्वेश्चन छाटे, और एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का इनसे बाहर नहीं आने वाला। तो एक बात ध्यान से सुनिए मेरी कि इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होंगे, और इन 9 या 10 क्वेश्चनों में से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला है। तो बस केवल 9 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे पूरे पेशेंस के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ। कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं मन लगाकर तभी आपके नंबर आएंगे अच्छे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको तैयारी करना है तो पूरा अंत तक वीडियो देखना ही पड़ेगा। और अगर कुछ सीखना चाहते हैं और हर रोज एक नई वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए। उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद लेकर आऊंगा आपके पास। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और त्रिविमीय ज्यामिति है ये चैप्टर का नाम। इससे पहले कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? सदिश विश्लेषण के बारे में या सदिश बीजगणित के बारे में हमने पढ़ा था, और ये त्रिविमीय ज्यामिति का आज स्टार्ट होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश का कोण बनाती है। रेखा के दिक् को जाए ज्ञात कीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उन सब चीजों को जीरो से लेकर पूरा बोर्ड एग्जाम लेवल तक का सारी चीजें आपको एक एक करके बोर्ड में बता दी जाएंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मेरे हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं इन्हें भी मैं आपको लेयर के रूप में दे दूंगा, ताकि आपको पढ़ते समय ये कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन क्या था और आंसर किसके हम हल कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन भी लिखा मिलेगा, उसके आंसर मैं खुद तो दे ही दे रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि x, y और z अक्ष के साथ 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश का कोण बनाती है। रेखा की दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है दिक् को ज्या के बारे में। ये हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति। और सबसे पहले क्या करना है हमें? देखो त्रिविमीय ज्यामिति में हम एक ये और एक ये रहा x y z, x y और ये रहा z। x के साथ i कैप और y के साथ j कैप, ऐसे ही ठीक z के साथ k कैप एकांक सदिश होती है। यहां पर सुनिए जो x अक्ष है वो ये वाला एंगल बताया जाएगा कि अल्फा है, y अक्ष के साथ जो होगा वो बनाएगा बीटा, और z के साथ जो होगा वो बनाता है अल्फा गामा। देखिए x अक्ष के साथ कोण उसको हम अल्फा बोलते हैं। अगर यहां पर y अक्ष हो जाए तो फिर बीटा, और अगर z अक्ष आ जाए तो इसके साथ हम लोग गामा कोण को समझते हैं। अगर आपके पास कोई एक रेखा है, यदि कोई सदिश आपके पास मान लो कि p वेक्टर है कुछ ऐसे, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये ऐसे दे रखी है। अब इस सदिश का हमें निकालना हो सदिश के दिक् अनुपात। तो जो इसके दिक् अनुपात आएंगे वो a b c होते हैं, मतलब i कैप का गुणांक, j कैप का गुणांक, k कैप का गुणांक, वही क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। तो a b c ये कहलाते हैं आपके पास दिक् अनुपात। लेकिन अगर मैं बात करूं दिक् कोसाइन की, दिक् कोसाइन या जिन्हें हम दिक् को ज्या भी कहते हैं, तो उसे हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा पढ़ते हैं। देखिए कॉस अल्फा होता क्या है, हम आई कैप का गुणांक कितना है? ए ले लें, और इसका पूरे का पी वेक्टर का मॉड ले लें। पी वेक्टर का क्या ले लें? मॉड ऑफ पी वेक्टर। मतलब कह सकते हो अल्फा किसके साथ बन रहा था? एक्स अक्ष के साथ,
और एक्स एच के साथ क्या आता है आई, तो आई कैप का गुणांक लो बटे में पी वेक्टर मॉड ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, ए लिखना है बटे में मॉड ऑफ पी इसका निकालेंगे तो अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब जब भी पी मॉड ऑफ पी वेक्टर आएगा हर बार हम यही लिखेंगे और आप समझ जाएंगे। बीटा बोलो कहाँ का होता है, वाई अक्ष के साथ बना कोण होता है बीटा, तो बीटा के लिए वाई अक्ष में क्या होता है जे, तो जे कैप का गुणांक लेंगे ऊपर और नीचे। देखिए अल्फा है तो अल्फा कहां पर बनता है बताओ, एक्स अक्ष के साथ, एक्स के साथ आता क्या है आई, तो आई कैप का गुणांक लिया गया था ए और बटे में जो सदिश है उसका परिमाण या मॉड, मॉड ऐसे निकालते हैं। ये पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसमें कोई आपको परिमाण निकालने में दिक्कत आ रही है तो पहले इसका लेक्चर नंबर 1 जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसमें मैंने लगभग 15 क्वेश्चन पढ़ा है, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के पूरे, और एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बाहर नहीं आने वाला। ठीक वही चीजें यहाँ पर यूज हो रही है। मॉड अगर आपको कम समझ आए यहाँ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं एक बार। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा किसके साथ होता है बताओ, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ होता है क्या है आई कैप, तो यहाँ पर हमें क्या करना है आई कैप का गुणांक लेना। आई कैप के गुणांक में कितना है ए बटे में मॉड ऑफ पी, इस वेक्टर इस सदिश का परिमाण, तो ए लिख देंगे, परिमाण ऐसे निकालते हैं आई कैप का गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। वैसे ही बीटा, बीटा किसके साथ है बोलो, वाई अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ है क्या जे, तो जे का गुणांक ले लो बी और नीचे मॉड ऑफ पी, मॉड ऑफ पी तो वही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक इसी तरह कॉस गामा की जब बात करेंगे तो सी लेंगे, क्योंकि गामा किसके साथ होता है जेड, जेड के साथ क्या होता है के के गुणांक कितना है सी, तो सी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी को हम चाहे तो ये जो कॉस अल्फा इसी को एल नाम से, इसको एम नाम से और इसको एन नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को कि एल एम एन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या होता है एल के बराबर, कॉस बीटा एम के बराबर, कॉस गामा एन के बराबर होता है। एम एन एल एम एन तीन होते हैं, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा कब लगाते हैं, एल बराबर कॉस अल्फा कब लगाएंगे, यदि मान लो एंगल दिए गए हो, एंगल जब दिए गए हो तो दिक कोसाइन क्या निकालेंगे, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। लेकिन अगर मुझे मान लो कि सदिश दी है उस समय दिक कोसाइन निकालने तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस अल्फा बराबर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर ये, कॉस गामा बराबर ये। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर मैं इन तीनों को स्क्वायर कर लूं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, देखिए इसमें से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा बोलो, रूट स्क्वायर करना है इसका, कॉस अल्फा है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये सब इसके बराबर चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर, कॉस बीटा इतना है तो इसका स्क्वायर करो तो बी का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, जब नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब बात करते हैं यहां पर कॉस गामा का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको ना दिखे उधर तो आपको क्या करना है, ये बात याद रखना है। देखो कॉस गामा का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये इस जो रूट स्क्वायर करेंगे उससे रूट हट जाएगा, तो सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा रहेगा, तो वही चीज मैंने उधर लिख दी है। अब बताइए नीचे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर जब नीचे के हर किसी के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो हम जब बेस सेम हो जाए तो ऊपर ऊपर के लिख दिए जाते हैं, तो इससे ए स्क्वायर आएगा, इससे बी स्क्वायर आएगा और इससे सी स्क्वायर, और ये सब कट जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा एक। तो क्या समझ आया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है एक, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का मान किसके बराबर एक के, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन, कॉस अल्फा को एल कॉस बीटा को एम कॉस गामा को एन, तो कॉस अल्फा की जगह में एल तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर एक, ये भी फॉर्मूला होता है। ये बात याद रखना, कहीं ना कहीं यूज होंगे। ये चीजें मैंने जो समझाई है ये बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहला काम क्या है, अगर कोई सदिश दिया है पी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप
उसके दिक् अनुपात निकालने आपको तो आई जे और के गुणांक लिख दो, वही होते हैं दिक् अनुपात। लेकिन अगर दिक् कोसाइन निकालने आपको, दिक् कोज्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा एल कहो या कॉस अल्फा कहो, वो होता है ए अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर। अल्फा किसके साथ बनने वाला कोण होता है, एक्स अक्ष के साथ, एक्स के साथ आई कैप आता था, इस वजह से ये आई कैप का गुणांक लिया जाता है ए, और बटे मॉड ऑफ पी, इसका पूरा मॉड, तो ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पी का मॉड ऐसे निकालेंगे। फिर बीटा, बीटा आता है वाई अक्ष के साथ, तो वाई अक्ष के साथ जे होता है, तो जे के गुणांक कितना है बी, तो बी बटे मॉड ऑफ पी पूरा। वैसे ही फिर कॉस गामा, गामा किसके साथ आता है के कैप, जेड अक्ष में, गामा किसके साथ है जेड अक्ष का, तो के कैप का गुणांक सी और बटे मॉड ऑफ पी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इस पर आधारित सबसे पहला क्वेश्चन है। आई होप कि ये सारी चीजें तो आपको समझ में आई होगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ 90, 135 और 45 अंश का कोण बनता है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से कोण अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया है, वही वाई अक्ष से कोण बीटा बराबर दिया है 135 अंश, और जेड अक्ष के साथ दिया है आपके पास कोण गामा बराबर 45 अंश। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए आपको कि दिक् कोज्याएं क्या होंगी, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा और कॉस गामा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। तो कॉस अल्फा बराबर क्या, एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, एल बराबर कॉस अल्फा, पहले क्या होता है दिक् कोसाइन, एल बराबर कॉस अल्फा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है बोलो, अल्फा की वैल्यू 90 अंश, तो कॉस 90, तो एल बराबर कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0, ये चीज निकल आई पहली दिक् कोसाइन। दूसरी एम, एम बराबर क्या होता है जल्दी बोले कॉस बीटा, तो एम बराबर कॉस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई है 135 अंश, तो ये लिख लो एम बराबर, इसको लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 45, और अगर इसको सही से तोड़ा जाए तो ये बन के आएगा माइनस का साइन 45, और साइन 45 अंश का मान होता है कैसा 1/√2। देखिए ये जाएगा 90 प्लस 45 दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरा होता है कॉस माइनस का, तो माइनस लिखा 90 की वजह से ये कॉस साइन में बदल जाएगा, तो साइन 45, साइन 45 अंश का मान 1/√2। अब ठीक एन बराबर निकाल लेते हैं, एन बराबर क्या होगा कॉस गामा, तो एन बराबर कॉस गामा की वैल्यू कितनी बोलो 45, तो 45 रखो, तो एन का मान आ गया 1/√2। ये तीनों निकल आए दिक् कोज्या। तो क्या लिखेंगे दिक् कोज्या एल कॉमा एम कॉमा एन बराबर 0 माइनस 1/√2 और कॉमा 1/√2। ये क्वेश्चन है पूरी तरह से। देखिए अगर एंगल के रूप में आपको अल्फा बीटा गामा एक्स अक्ष के कोण दिए हो कि अल्फा बीटा गामा है, तो आपको दिक् कोसाइन निकालने हो अगर, तो आप क्या करेंगे एल एम एन के ये फॉर्मूला लगाएंगे जिनमें एंगल दिया हो, मतलब एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा, वैल्यू रखी है आराम से हल कर लेंगे आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने वाले हैं। और अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, -2 बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, कह रहा है बिंदुओं, 2 अपने पास बिंदु दिए गए, बिंदुओं -2, 4, 5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन बताइए। दिक् कोसाइन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीजें आपसे पूछी जा रही। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी बिंदु दिया हो, तो ये भी मैंने जब बिंदु के बारे में बिंदु से सदिश बनाना हो, तो मैंने चैप्टर नंबर 1 जो सदिश, इससे पहले वाला लेक्चर था सदिश बीजगणित, उसमें मैंने बताया था कि बिंदुओं से हमेशा स्थित सदिश निकलते हैं, क्योंकि बिंदु क्या होता है मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति दिखाई जाती है, तो वो स्थिति यदि होती है तो वहां से हमेशा स्थित सदिश निकलते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, मूल बिंदु के अकॉर्डिंग। हम कैसे निकालते हैं, अगर ये मान लो ए है और ये बी है, तो हम लिखेंगे बिंदुओं के स्थित सदिश, बिंदुओं के
स्थित सदिश। ये है हल। यहां से देखिए, इसका नाम ओ ए वेक्टर लिख लो, तो क्या आ जाएगा, आई जे के ऐसा लगाते चले जाते हैं, क्योंकि त्रिविमीय में एक्स वाई जेड अक्ष होते हैं, तो वहीं पर लगाते हैं एक्स आई के। ये तो एक्स में क्या होता है, आई कैप, तो इसके साथ आई कैप आएगा, 2 i कैप। ये प्लस का है तो प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप। इसी तरह बात करें अगर हम ओबी की, तो ओ बी वेक्टर बराबर, यहां से कितना आएगा, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब हमें क्या निकालना है, देखो, को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा का मतलब ए बी, ओ ए और ओ बी को मिला दो तो क्या बन जाएगा, ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर। और ये बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट चैप्टर में से पहले वाले चैप्टर में जरूर बताया, बेहतरीन तरीके से बताया कि जब भी दो स्थित सदिशों को मिला करके कोई रेखा बनानी हो, ए बी या बी ए, तो जैसे आपको ए बी बनानी है तो बाद में इसमें ए बी वेक्टर में बाद में कौन आया, बी, तो बी का स्थित सदिश पहले, मतलब ओ बी वेक्टर आपको पहले लिखना है, फिर ए वेक्टर का स्थित सदिश बाद में, तो ओ ए वेक्टर लिखना है। क्या होता है, अगर आपको ए बी निकालना है तो इसमें जो इधर निकालना हो रेखा, उसमें से जो पहली, इसकी मान लो ए बी वेक्टर सदिश निकालना है, तो बी का स्थित सदिश पहले, फिर माइनस करना है, फिर ए का स्थित सदिश। अब रखो यहां पर क्या बन जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर, ओ बी वेक्टर की वैल्यू ये लिखी है, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस ओ ए वेक्टर की वैल्यू ये लिखी है, माइनस की 2 i कैप प्लस के 4 j कैप और माइनस के 5 k कैप। इन्हें तोड़ो तो आई कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप, यहां से माइनस की एंट्री कर दो तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस। तो यहां पर बताइए, ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2 i कैप, ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा, माइनस 4 j कैप, और ये जो माइनस है कैसा हो जाएगा, प्लस का 5 k कैप। अब देखिए यहां से ये आई कैप है, ये 2 i कैप, तो 2 और 1 मिलकर 3 i कैप, दोनों प्लस के, ये 2 i कैप प्लस का, ये 1 i कैप प्लस का, तो 3 i कैप प्लस के हो गए, प्लस 2 j कैप प्लस का, 4 j कैप माइनस का, तो 4 में से 2 घटेंगे तो माइनस का 2 j कैप। इसके पास 3 k कैप, इसके पास 5 k कैप, तो 5 3 8 k कैप। ये चीज निकल आई है अपने पास ए बी वेक्टर। अब हमें क्या निकालना था, मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन, तो ये रेखा मिल गई मिलाने वाली। अब इसकी हमें निकालनी है दिक कोसाइन। तो आपको पता चल गया, जब सदिश दिया हो तो कैसे निकालते थे, उधर बहुत अच्छे से मैंने बताया था। तो ठीक, अब ऐसे इसको बनाओ, तो हम क्या लिखेंगे, रेखा की दिक कोसाइन। ये ओबी वेक्टर को थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। तो ओबी वेक्टर बराबर ये चीज, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, इधर से हम मिटा दे रहे हैं, ये चीजें बन गई। चलिए देखते हैं यहां से। अब लिखेंगे ए बी वेक्टर की दिक कोसाइन, ए बी वेक्टर की दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन क्या होंगी, एल। पहले एल बराबर क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ए क्या होता है, आई कैप का गुणांक, तो आई कैप के गुणन कितना है, 3। यहीं से लिख लो, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है r। आई के गुणांक वाला ए, जे के गुणांक वाला के, बी, और के गुणांक वाला सी। माइनस चिन्ह है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। तो बताइए एल बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 बटे, इनका मॉड निकालना है, इसका मॉड, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर सी 8 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर आपको ना दिखे उधर तो फिर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें। 3 बटे में देखिए इधर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा, 3 बटे 16, 4 20, 9 29। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नीचे कितना आता है, 29। अब हर बार ये सीधे रख लेंगे। फिर m बराबर कितना आएगा, b बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आई है बोलो, माइनस की 2, तो -2। नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है और ये कितना आया, रूट 29, ये भी आएगा रूट 29। n बराबर क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर, 8, तो 8 ही आ गए और बटे में 29 आ जाएगा। तो ये रहा आंसर, LMN, यही निकालनी थी, आपको समझ में आ गए होंगे।
तो इसमें क्या समझने की बात है, अगर आपको बिंदु दे दे, अगर आपको बिंदु दे रहा है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, बिंदुओं से स्थित सदिश निकाल लेना है। बिंदुओं के स्थित सदिश ये आई जे के होते हैं, ठीक है। आई इसमें लगा दो, इसमें जे, इसमें के। जैसे चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस, जैसे -2 है तो -2 आई कैप, ये प्लस का तो +4 जे कैप, ये माइनस का तो माइनस का 5 के कैप। वैसे इसके निकालेंगे तो ओबी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, तो जे कैप प्लस 3 के कैप, ये बन गया। जब ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी रेखा निकालनी है, तो बी जो बाद में आ रहा है उसका पहले स्थित सदिश, फिर माइनस जो पहले आ रहा है उसका। ओ बी ओ सी ये निकाल लेंगे रेखा। जब ये निकला है तो ए बी सी की तुलना कर लेंगे, ये हमेशा ये क्या होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ए की ये आई के गुणांक वाला, जे के गुणांक वाला बी और के गुणांक वाला सी निकल आता है। फिर दिख कोसाइन के फॉर्मूले आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, और इन्हें बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको हर हाल में पढ़ना होगा, और आने वाला जो 5वां क्वेश्चन होगा और 6वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होगा। तो ध्यान से इन्हें पढ़िए ताकि वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगने लगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें। अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया दर्शाइए कि बिंदु ए 1 2 7, बी 2 6 3 और सी 5 8 7 है, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, संरेख हैं। और इसमें संरेख होने का संबंध आपको लगाना नहीं, जो वो वाला आपने पढ़ा था। इसमें कुछ अलग तरीके से करना है, वो संबंध होता है, वो मैं अलग से बताता हूं। यहाँ पर देखिए, संरेख होने का क्या प्रतिबंध है। मान लो अगर अपने पास कोई दो सदिश है, एक ये P1 वेक्टर है, P वेक्टर है। मान लो A1 आई कैप है प्लस B1 जे कैप है प्लस C1 के कैप है। इसके अलावा Q वेक्टर है, मान लो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो ये सदिश रेखाएं समांतर संरेख होंगी, रेखाएं संरेख होंगी यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। देखिए, A1 A2 का अनुपात बराबर होना चाहिए B1 B2 के, बराबर होना चाहिए C1 C2 के। अगर ये तीनों के तीनों बराबर, तो ये सदिश कैसे कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। ये इनका तरीका है हल करने का, ठीक है। अब बात करते हैं, अपने पास बिंदु दिए हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में बिंदु दिया है ए दिया है अपने पास 1 2 7 1 2 7, और जो बी दिया है वो है 2 6 3 2 6 3, और जो सी दिया है वो है, सी दिया 5 8 7 5 8 7। अब ये संरेख है, हमें सिद्ध करना है। संरेख है, सिद्ध करो, ठीक है। ये बातें तो देखिए, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे ही बिंदु दे दे, सबसे पहला काम स्थित सदिश निकालना। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदुओं के स्थित सदिश, बिंदुओं के स्थित सदिश। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। इसी तरह अपने पास ओसी वेक्टर इधर ही हम लिख दे रहे हैं, समझाना है तो मुझे मैं कहीं भी लिख सकता हूं। 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये है ओसी वेक्टर, ठीक है। समझ में आ गई होगी। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, और ये रहा ओसी वेक्टर। अब सबसे पहले काम क्या करना है कि क्वेश्चन में कहा गया था कि ये बिंदु संरेख है, इस बात को दिखाओ। तो सबसे पहला काम क्या, बिंदु से हमें क्या बनानी है, रेखाएं, क्योंकि ये रेखाएं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर निकालेंगे, तो ए बी के लिए पहले बी वाला लिखो, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो चलिए लिखते हैं, ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताओ, यहां पर लिख लो। ओ बी वेक्टर कितना है, ओ बी वेक्टर ये है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर।
ओ ए वेक्टर जो भी देखो सब प्लस के माइनस के एंट्री हो गए तो सब माइनस हो जाएंगे। तो माइनस का आई कैप, माइनस का 2 जे कैप, माइनस का 7 के कैप। तो यहाँ से कितना आएगा बोलो, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आई कैप, 6 में से 2 घट जाएंगे तो प्लस के 4 जे कैप, और 7 में से ये 3 घटा दो क्योंकि ये -7 बड़े हैं, ये 3 प्लस के छोटे मान लो। माइनस तो ऐसे छोटे होती पर ये समझने के लिए 7 और ये 3, तो 7 में 3 घटेंगे तो माइनस का 4 के कैप। ये निकल आया ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर के दिक अनुपात निकाल लो। ए बी वेक्टर के दिक अनुपात, दिक अनुपात A1, B1, C1। तो A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 4 और C1 की वैल्यू -4। ये आई कैप का गुणांक A1, जे कैप का गुणांक B1 और के कैप का गुणांक C1 होता है। ये समझ गए होंगे। इसी तरह हम निकालेंगे BC वेक्टर। AB पहले निकालेंगे फिर BC निकालेंगे। तो B और C, तो बाद में C आया तो OC वेक्टर पहले फिर OB वेक्टर। BC का मतलब C बाद में, तो OC पहले फिर OB बाद में। तो यहां से कितना आ जाएगा, OC की वैल्यू बोले कितनी, ये 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस OB में माइनस करना है तो ये माइनस की एंट्री करो तो सब प्लस के हैं तो सब कैसे हो जाएंगे आगे माइनस के। देखो माइनस है तो OB वेक्टर सब प्लस के हैं तो माइनस की एंट्री हो गई तो सब कैसे हो जाएंगे माइनस के। तो माइनस के 2 आई कैप, माइनस के 6 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। यहाँ से कितना आएगा, 5 में से 2 घटे 3 आई कैप, 8 में से 6 घटे प्लस का 2 जे कैप और 7 में से 3 घटे प्लस का 4 के कैप। ये निकल आया BC वेक्टर। अब क्या लिखेंगे, BC वेक्टर के दिक अनुपात क्या जाएंगे, A2, B2 और C2। तो क्या है बताइए, A2 का मान आई कैप का गुणांक 3, B2 जे कैप का गुणांक 2, C2 के कैप का गुणांक 4। जैसे ही आ जाए संबंध लिख लो। लिखेंगे अब A1 बटे A2। तो A1 बटे A2, तो A1 की वैल्यू कितनी बोलो, 1 बटे A2 का मान कितना है, 3, तो 1 बटे 3। इसी तरह B1 बटे B2 निकाल लेंगे। B1 की वैल्यू कितनी है बताइए, 4 और B2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 दूने 4 कितना आ गया, 2। फिर C1 बटे C2 निकालेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है, -4 बटे C2 का मान कितना है, 4। तो 4 के 4 तो माइनस का 1। क्या समझ आया। अच्छा इसमें सिद्ध नहीं करना, इसमें लिखा है क्या संरेख है, दर्शाइए कि बिंदु इतने 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 के संरेख हैं। 5, 8, 7, 2, 6, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर ये सारी चीजें निकाल ली हमने, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 C2। ये सब बराबर तो आए नहीं है क्योंकि 1 बटे 3 आया इसमें 2 और इसमें -1, तो ये बराबर नहीं आए। इसका मतलब ये संरेख नहीं है, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो देख लेना, हो सकता है मिस हो गया हो लिखने में मुझसे, पर आपको ध्यान रखना है कि ये संरेख नहीं है, ये संरेख नहीं है, आपको याद रखना। क्या ये संरेख है, ये चीज लिख लो, सिद्ध ना करो। क्या ये संरेख है, तो आंसर क्या होगा, संरेख नहीं है, क्योंकि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 बराबर नहीं आए। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन मैच कर देते हैं फिर से। बिंदुओं ये कहाँ पहुंचे थे, 1, 2, 7 था, ठीक है, 2, 6, 3 था, 5, 8, 7 था और संरेख था, ये पूछे जा रहे थे और हमने ठीक निकाल लिया है। AB BC दोनों निकाल लिए और आंसर भी देखा है। तो AB BC, AB OB माइनस OA ये भी सही था और BC OC माइनस OB ये भी बिल्कुल सही था। वो एक बार चेक कर लेते हैं, OB का मान 2, 6, 3 वाला पहले, फिर OA कितना था, 1, 2, 7 ये भी सही था, ये बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ये दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। आई होप ये पूरी तरह समझ में आया। अगर ये चीजें इक्वल हो जाती तो संरेख होता, वो संरेख होता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें, आप अभी बने रहिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलो जो बोर्ड एग्जाम में पहला कदम होगा अपना। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग 90% चांसेस रहते हैं हर बार कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना होगा और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है उस रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड अक्षों से समान कोण पर झुकी है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें घुमाव दिया गया।
देखिए कहा जा रहा है कि एक रेखा की दिक् को ज्या ज्ञात करनी है, और वो रेखा ऐसी है जो एक्स वाई जेड अक्ष के साथ समान कोण पर झुकी है। मतलब एक्स अक्ष एक्स कोमा वाई कोमा जेड अक्ष के साथ कोण समान है, मान है। उस रेखा की दिक् को ज्या बताओ। दिक् को ज्या बताइए। देखिए जब दिक् को ज्या में निकालने, दिक् कोसाइन, हाँ दिक् को ज्या निकालने का पाछे हाँ अक्षर समान कोण पर झुकी है, उनके दिक् को ज्या है। देखिए अगर मैं कहूं कि जो अल्फा है वो बीटा के बराबर होगा, वही किसके बराबर होगा, गामा के बराबर। ये तो मैं पहले ही दिया है, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सबके सब आपस में बराबर है, ये बात तो पता चल गई होगी। और जब ये बराबर ही है तो क्या हम सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक। ठीक है, एक। तो यहां पर क्या होता है, एल की वैल्यू कितनी है, या तो ये सही है या तो कोण के रूप में है, तो एल बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक कर सकते हो। एल की वैल्यू जो भी है तुम कॉस से कर लो। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक। ये होता है सूत्र। कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर एक और बार कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सब सेम है, तो ये सब बार बार वही लिख सकते हो। एक, तीन बार कॉस स्क्वायर अल्फा मिल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर में एक, तो तीन गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर यहाँ पर एक बट्टे तीन, तो कॉस अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एक बट्टे रूट तीन। तो ये चीज है जो आपको समझ जानी होगी। अब देखिए ये अगर कॉस अल्फा का मान यही है तो कॉस बीटा का भी यही होगा, कॉस गामा का भी यही होगा, तो तीनों के तीनों ही यही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समान कोण पर झुकी है, तो जितना कॉस अल्फा का आएगा वही कॉस बीटा का, वही कॉस गामा का। तो इस तरह से ये तीनों आसान है निकालने के। इसमें क्या हुआ देखें, एक्स वाई जेड अक्ष के साथ कोण समान है, मतलब अल्फा बीटा गामा ये सब सेम है, और कह रहे हैं उस रेखा की दिक् को ज्ञात करो। तो जो रेखा होगी वो क्या है, मुझे क्या पता है, मान लो कि ये नहीं पता है फिर भी, लेकिन दूसरी तरह से अगर निकालना चाहते हो, अगर मान लो एंगल सेम है तो वो जो बनेगी आई जे के, ऐसे बना दो। इससे भी कर सकते हो, मान लो कि वो पी है, आई जे के गुणांक सेम है कर दो, तब भी वही चीज सेम निकल के आ जाएगी। इससे भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा, एक बटे में एक दो तीन, तो तीनों को रूट निकालोगे तीन, इसको अपने आप से करके चेक कर लेना, यही आएगा। लेकिन ये बेटर तरीका है, ये तो हम लोग किसी भी तरह ऑप्शनल हो तो चेक करने के लिए बेहतरीन तरीका है, तो जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन ये तरीका आपके इसमें काम आएगा कि हम सबसे पहले जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक होता है। अब मुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा ये, कॉस बीटा भी किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, तो ये भी है, गामा भी किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, तो अल्फा देखो अल्फा है, बीटा की जगह में अल्फा, गामा की जगह में अल्फा। तीन बार कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एक, तो तीन ये गुणे में इधर आ गया बटे में, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो तीन में रूट निकल आएगा, ये लग जाएगा, प्लस माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटाए हो। अब यहीं पर कॉस बीटा भी यही है और कॉस गामा भी यही है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और फिर अब जो क्वेश्चन आएगा वो एक बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाला है। उसके लिए पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं जल्दी से, यहीं पर सीखेंगे। सबसे पहला वो क्या है कि आपको सीखना है सबसे पहले समांतर रेखाओं के बारे में। यदि एक बिंदु ए वेक्टर दिया हो और एक सदिश दिया हो, एक सदिश दिया हो, सदिश की जगह बी वेक्टर लिखते थे, दिया हो, तब बिंदु से होकर जाने वाली बिंदु ए वेक्टर से होकर जाने वाली और रेखा बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण।
वो क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये होता है सूत्र, याद रखेंगे आप इस बात को। देखो अगर एक बिंदु दे दे तो ए वेक्टर मिल जाएगा वो दिया हो, और एक सदिश दे दे कोई बी वेक्टर दिया हो। तो अगर आपसे कहे कि ये सदिश रेखा का होगा, ठीक है, और एक रेखा सदिश मान लो। अब बिंदु ए वेक्टर से जाने वाली, इस बिंदु से जाने वाली और रेखा बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है, तो फॉर्मूला था ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैं यहीं पर बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि बिंदु 5, 2, 4 से जाने वाली, बिंदु जो है 5, 2, -4 से जाने वाली, और रेखा जो दी है वो है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, ये चीजें पूछी जानी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु से हमेशा क्या निकलना है बताओ, ए वेक्टर। तो इससे हम निकालेंगे ए वेक्टर, इससे निकलेगा ए वेक्टर। तो कितना आएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप बिंदु का सदिश। ए वेक्टर हमेशा कहाँ का सदिश होता है, बिंदु का। इस बात को याद रखो कि ए वेक्टर कहाँ का सदिश होता है, जल्दी बोलो। बिंदु ए जो ए होता है उससे क्या निकल, बिंदु जो होता है उससे क्या निकलता है हमेशा, ए वेक्टर। और बी वेक्टर आपको दिया ही है, रेखा 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। अब यहां पर लिख लेना, ये है रेखा और ये बिंदु। अब लिखेंगे ए वेक्टर से जाने वाली और बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये बनेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए ये है फॉर्मूला, ये तो है फॉर्मूला। अब यहीं से समझेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर की वैल्यू ये पूरी लिखो, 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो लैम्डा, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। देखिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे अगर, तो ये वैल्यू बना दी मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर कुछ नीचे ना भी दिखेगा तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे जरूरी पता नहीं कि यहाँ तक दिख रहा होगा या भी नहीं दिख रहा होगा। तो अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू ये पूरी रख देंगे प्लस लैम्डा लिख देंगे, बी वेक्टर की जगह में ये पूरा रख देंगे। तो ये बनेगा, ये पूरा एक ब्रैकेट में प्लस लैम्डा और बी वेक्टर की ये आगे लिख जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए हुए। इस बात को याद रखें, अगर एक बिंदु दिया हो उससे ए वेक्टर मिलता है, और एक रेखा दिया हो तो उसको हमेशा बी वेक्टर कहते हैं। तो ए से जाने वाले और बी के समांतर रेखा समीकरण पूछे तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर जहां पर होता है रिजल्टेंट, जो परिणामी बन के आता है, ये बात है, ठीक है। तो ये बिंदु है, ये रेखा है, और इसके समांतर बताना था, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए की वैल्यू ये निकाल ली, बी ये है ही, रख दिया, वही आ गया आंसर। चलो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। हाँ तो फाइनली अब हम एक ऐसे क्वेश्चन पे पहुंचे हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन कह रहा था कि 5वां और 6वां बहुत सही क्वेश्चन है, उनमें से मैंने 5वां बता दिया। अब 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप पढ़ लेते तो बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसको अभी भी लिख के रख लो, और आप चेक करोगे तो इन्हीं में से आएगा। अगर त्रिविमीय ज्यामिति का एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, जितने में आ जाए, वो आपका इन्हीं मात्र 5 क्वेश्चनों से ही आने वाला है, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, ये 6, 5, 6 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, पहले इसका बेसिक भी सीखेंगे और फिर क्वेश्चन सीखेंगे। कह रहे 2 रेखा युग्म है, फिर उनके बीच का कोण निकालना है। अब आप सुनिए जरा, यदि 2 रेखाएं, पहला क्या हो, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, या लैम्डा b वेक्टर हो, और आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर, यहां पर b1 कर लो, प्लस म्यू b वेक्टर, ऐसा दिया हो, b2 वेक्टर, a प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर, ऐसे दिया हो, तो लिखेंगे दोनों के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण
रेखाओं के बीच का कोण, जब कोण थीटा के बारे में बात करते हैं कॉस थीटा, फॉर्मूला बनता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। ये है, और मॉड लगाना ना भूलें, बाहर से मॉड भी लगा दें क्योंकि इसमें न्यून कोण लिए जाते हैं, याद रखेंगे आप इस बात को। देखिए अगर दो रेखाएं हैं और उनके बीच कोण निकालना है आपको, तो ये इस रूप की अब रेखाएं होंगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी1 वेक्टर, ए2 वेक्टर प्लस म्यू बी2 वेक्टर। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, लैम्डा के बगल वाला b1 और नीचे वाली रेखा के म्यू के बगल वाला b2 होगा। और b1 डॉट b2 ये निकालना सिखा दिया था इससे पहले वाले चैप्टर में, सदिश बीजगणित में। वहां पर b1 वेक्टर भी सिखाया है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 भी सिखाया है, जो कि इस चैप्टर में भी यूज होगा। तो मैंने कहा जैसा कि अगर इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो पहले उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। और फिर क्या करेंगे, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर ऊपर, b1 का मॉड b2 का मॉड नीचे लिख देना है और मॉड ले लेना है, वही आएगा फॉर्मूला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। आर वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, देखिए आर वेक्टर की वैल्यू कुछ आपको दे रखी है, वो है आपके पास आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये पहला दिया है। और दूसरा जो समीकरण है वो है आर वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप के बीच थीटा मतलब कोण बराबर क्वेश्चन मार्क। ये चीजें पता चल गई। तो जल्दी से बोलो b1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हल डाल देंगे। b1 वेक्टर यहां से निकालना है तो कितना आ जाएगा, यहां पर लिखे थोड़ा सा b1 वेक्टर। देखिए b1 वेक्टर ये लैम्डा के गुणे वाला होता है, लैम्डा गुणे वाला b1, तो क्या आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। नीचे b2 वेक्टर कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये बन गया लैम्डा गुणे वाला b1 म्यू के गुणे वाला b2, मतलब ऊपर वाले लैम्डा के एक को b1 एक को b2 बस मानना है आपको, बस याद रखना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं मॉड ऑफ b1 वेक्टर। मॉड ऑफ b1 का मतलब b का मॉड निकालो, i के गुणे में कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, j के गुणे में कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, k के गुणे में कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर। बताइए जल्दी से कितना आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 और 1 9, मतलब रूट 9 कह सकते हो, 3 आ जाएगा मॉड ऑफ b1 वेक्टर। इसी तरह मॉड ऑफ b2 वेक्टर निकाल लो, तो b2 की वैल्यू निकालो 3 i के गुणे में, j का गुणांक कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर, i का कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 और 9 49, 49 से कितना बाहर आ जाएगा 7। ये चीजें निकल आई। अब लिखेंगे अब दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, और ये फॉर्मूला लगा लेंगे और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोले, मॉड ऑफ b1 डॉट b2, b1 की वैल्यू कितनी है ये पूरी लिखो, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर कितना है बोले 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और बटे मॉड ऑफ b1 का मान कितना है 3 और गुणे मॉड ऑफ b2 का मान कितना है 7। तो यहां से आप बताइए cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट आई वालों के साथ होता है, जे वालों के साथ, के वालों के साथ। तो देखिए 3 और इसके गुणांक 1, तो 3 1 के 3 प्लस 2 दूने 4 प्लस 6 दूने 12 और नीचे कितना आ जाएगा 7 3 21। तो कितना आने वाला बताओ, 12 4 16 16 16 3 19 19 बटे 21। मॉड में है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो cos थीटा बराबर 19 बटे 21। यहां से थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 19 बटे 21। ये रहा आंसर, cos इनवर्स 19 बटे 21। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे।
देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, अगर आपके पास दो रेखाएं हो, एक ऐसी हो और एक ऐसी हो, और इनके दोनों के बीच में मुझे कोण निकालना है, तो कोण का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना है। जो पहले वाली समीकरण होगी इसके लैम्डा के बगल वाला b1 वेक्टर, नीचे वाले समीकरण से म्यू के बगल वाला b2 वेक्टर। तो क्या करना है, दोनों के b1 और b2 के मॉड ऊपर वो डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और दोनों के मॉड अलग अलग कर देना, पूरे में लिख देना है। वैसे ही मैंने ये दो समीकरण थे, ये बन गया b1, ये बन गया b2, और हमसे किसी से मतलब था ही नहीं। मॉड निकाल लिया दोनों का, इधर ये फॉर्मूला लगा लिया, यही मान लो वहीं पर, और ये b1 की जगह में ये लिख दिया, b2 की जगह में ये पूरा लिख दिया, और नीचे b1 की मॉड b1 के 3 और मॉड b2 का मान ये निकला था 7, ये रख दिया और हल कर दिया, जो निकला है आंसर। ये है एक पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है। और फिर अब इसके जस्ट बाद में और अब बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे, तो थोड़ी सी हिम्मत बना के रखो, क्योंकि ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में धीरे धीरे करके आपको 95 प्लस मार्क्स लाने चाहते हैं या 99 100 लाना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और बेहतरीन तैयारी करिए। यकीन माने कि आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, बस मात्र 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है।